चैप्टर 81 हर रूम की तलाशी। प्यारे रीडर्स, आप सभी से निवेदन है कि आप चैप्टर पढ़कर कमेंट्स ज़रूर करने की कोशिश कीजिए। जैसे आप चैप्टर का इंतज़ार करते हैं वैसे ही हम कमेंट्स और लाइक का इंतज़ार करते हैं। तो प्लीज़ आप मेरी रिक्वेस्ट माने। एक होटल के रूम में 4-5 लीग बैठे हुए थे। उनके सामने लैपटॉप पर कोई मैप था जिसके बारे में वो लोग डिस्कशन कर रहे थे। उनमें से एक शख्स जो उस ग्रुप का लीडर जियान कहता है, हमने इस बार काफ़ी तेज बंदों को अपने मिशन को अंजाम देने भेजा है। इस बार वो सीएम नहीं बचेगा। उसकी वजह से धंधे में बहुत नुकसान हुआ है। उसकी भरपाई उसकी मौत से होगी। तभी दूसरा शख्स कहता है, जियान ब्रो, सीएम का काम तमाम होने के बाद हमें अपने आगे वाले असाइनमेंट को पूरा करना है। वैसे ही पहले ही हम बहुत लेट हो चुके हैं और यहाँ तक कि हमने एडवांस भी अच्छा खासा लिया है। वनराज जी कॉलेज पहुंचे तो वो सीधा अंदर की तरफ गए जहां शिवराज जी प्रिंसिपल और डीन से कुछ बात कर रहे थे। वनराज जी, राज क्या हुआ? वान्या और विवान नजर नहीं आ रहे हैं। शिवराज जी, उनके गार्ड ने बताया कि वो दोनों कुछ काम से बाहर गए हैं, कॉलेज में नहीं है। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि ओपीडी का मेन गेट खुलता है। बाहर के लोग इधर उधर होने लगते हैं। उन्हें लगा कि आतंकवादी बाहर आकर उन पर अटैक करने वाले हैं। पुलिस फोर्स ने भी अपनी पोजीशन संभाल ली। मेन गेट ओपन होते ही मरीजों के परिजन बाहर आते हैं। सब कुछ पहले जैसे सामान्य लग रहा था। कमिश्नर बाहर आने वाले परिजनों से अंदर के बारे में पूछते हैं तो वो तही कहते हैं, पहले तो कुछ लोग आए, हमें कमरों में बंद कर दिया, पर अभी थोड़ी देर पहले रूम के गेट खोल दिए। रूम से बाहर आकर देखा तो कोई नहीं था। जितना उन लोगों को पता था उतना उन्होंने कमिश्नर सर को बता दिया। पुलिस फोर्स अंदर जाती है। हर रूम की तलाशी ली जाती है। टेरेस पर बने एक छोटे से रूम में 8 आदमियों के शव मिलते हैं। कमिश्नर और डीआईजी जो सीएम साहब के रूम में थे वो भी टेरेस पर चले जाते हैं। सारी लाशों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया जाता है। सारी लाशों को जब बाहर लाया गया तो मीडिया वहां पर थी जो लाइव टेलीकास्ट कर रही थी। वो वहां खड़े अधिकारियों से उन 8 लाशों के बारे में पूछने लगती है। उन्हें यही जवाब दिया जाता है कि जांच चल रही है, आपको जल्द ही पूरी घटना की जानकारी दे दी जाएगी। कमिश्नर सीएम साहब से पूछे है कि सर आपने कुछ देखा क्या कि यहाँ क्या हुआ था? सीएम साहब ने क्लियरली मना कर दिया कि उन्हें कुछ मालूम नहीं, क्योंकि उस वक्त वो बेहोश थे। वहाँ एडमिट मरीजों और उनके परिजनों से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। सारे कैमरे चेक कर लिए पर वो तो पिछले दिन की रिकॉर्डिंग बता रहे थे। अब पुलिस टीम पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी। उन्हें मीडिया और जनता को जवाब देना था। अब वो फॉरेंसिक जांच का ही वेट कर सकते थे। बाहर अब शांति थी। वनराज जी और शिवराज भी घर के लिए निकलते हैं। सामने से वान्या और विवान आते हुए दिखते हैं। शिवराज जी, आप दोनों कहाँ गए थे? हम लोग तो कभी के आए हुए हैं, हमें कॉलेज में कहीं दिखे नहीं। प्रिंसिपल ने कहा कि आप दोनों किसी काम से बाहर गए हुए हैं। विवान जी, डैड, वान्या को अपने असाइनमेंट से रिलेटेड मैटर यहाँ की लाइब्रेरी में नहीं मिला तो उन्होंने हमसे कहा तो हम उन्हें सिटी लाइब्रेरी लेकर गए थे। वहाँ हमें यहाँ के बारे में पता चला तो हम उसी वक्त रवाना हो गए। वहाँ नेटवर्क इशू भी था तो हम आपको कॉल नहीं कर पाए। वान्या को सामने से राजवीर और सिम्मी आते हुए नजर आए तो वो वनराज जी से कहती है, डैड आप घर चलिए, हम थोड़ी देर में आते हैं। इतना कहकर वो सिम्मी की तरफ चली गई। अगर सिम्मी यहाँ आ जाती तो जो झूठ उन्होंने अभी बोला था वो पकड़ा जाता। वान्या भागकर सिम्मी के पास पहुँच जाती है। सिम्मी वान्या को इस तरह आते हुए देख, कहा थी तुम? मैं और राजवीर कब से तुम्हें ढूंढ रहे थे। वान्या, वो डैड कॉलेज आ गए थे तो हम उनके साथ थे। अब चलो जल्दी अंदर देखे क्या हो रहा है। सिम्मी, अंदर अब कुछ नहीं है ऐसा स्पेशल, सब ठीक हो चुका है। ओपीडी का मेन गेट कब का खुल चुका है, कुछ पता नहीं चला। बस स्ट्रक्चर पर डेड बॉडीज बाहर आई। किसने और कैसे इतने लोगों को मारा किसी को पता नहीं है। पुलिस सर्च कर रही है। वान्या, अच्छा बाय, इतना कहकर वो पार्किंग की तरफ चली जाती है जहां विवान पहले ही उसका वेट कर रहा था। वो विवान की कार में बैठ जाती है। विवान, रानी साहिबा बड़ी देर लगा दी, हम कब से आपका वेट कर रहे थे। इतना कहकर गाड़ी स्टार्ट करता है और वान्या का हाथ पकड़ गेयर पर रख देता है। उनकी कार एक झील के किनारे रुकती है। वो वान्या का हाथ पकड़ झील के किनारे बैठ जाता है। वान्या को यहाँ के शांत वातावरण में बहुत सुकून फील हो रहा था। वो कहती है, राजा साहब आपने वो सबको क्यों नहीं बताया? कमेंट्स में कमी मत कीजिए।
चैप्टर 82 अंत भला तो सब भला। वान्या और विवान दोनों झील के किनारे बैठे थे। अब वान्या भी विवान को पसंद करने लगी थी। उसे विवान के साथ रहना, बातें करना अच्छा लगता था। वो उसे मन से अपना पति स्वीकार कर चुकी थी, तो अपना हक उस पर समझती थी, और अब वो खुद भी विवान के साथ टाइम स्पेंड करना और उसकी अटेंशन चाहती थी। रानी सा, आज वो जो भी लोग थे, किसी गैंग के थे, अगर हम सामने आ जाते तो आप पर और हमारे परिवार पर उनकी बुरी नज़र पड़ जाती, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। वैसे भी उनका एक आदमी तो हमारी कैद में है। जो सरदार था वो तो ऐसा बैठा था कि कहीं कैमरे में भी नजर नहीं आया, लेकिन हमसे बच भी नहीं पाया। और अब क्या कैसे हुआ, इसमें पुलिस पब्लिक के साथ साथ उस गैंग को भी फंसे रहने दो। फिर वान्या को एकदम अपने करीब कर लेता है। वान्या सर उठाकर उसकी ओर देखती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। विवान वान्या के सर पर किस करके उसे अपने सीने से लगा लेता है। वान्या भी अपने दोनों हाथ उसकी पीठ पर रख देती है। थोड़ी देर से अलग होकर कहती है, राजा साहब, हमारे घर जाने का समय हो रहा है। डैड और मोम वेट कर रहे होंगे। वान्या की बात सुन विवान कहता है, वो दिन कब आएगा जब आप हमारे साथ राठौर मेंशन में रहेगी हमेशा हमेशा के लिए? तब आप ये नहीं कहेगी कि हेम घर जाना है। वान्या हंसते हुए कहती है, तब हम कहेंगे कि हमें हमारे राजा साहब को छोड़ कहीं नहीं जाना है। ऐसे ही दोनों बातें करते हैं, फिर घर चले जाते हैं। वैसे आप सब भी जानना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या था, क्योंकि उन सभी टेररिस्ट को मारा तो विवान, वान्या और उनके बॉडीगार्ड्स ने था। जी हाँ, मारा तो उन्होंने ही था, पर मारने के बाद गार्ड्स को बोलकर सारी लाशों को ऊपर टेरेस रूम में रखवा दिया था। पर एक आदमी और था जिसे विवान ने नीचे आते वक्त देख लिया था। वो मेडिसिन रूम के डोर के वहां खड़ा था और विवान ने उसके हाथ में गन देख ली थी। सभी को मारने के बाद विवान धीरे से मेडिसिन रूम के वहां जाता है और एकदम से उस आदमी को बेहोश कर देता है और गार्ड के साथ हेल विला भेज देता है। फिर सीएम साहब को कुछ समझाकर गार्ड्स को सारे रूम को धीरे से बाहर से ओपन करवा देता है और जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से बाहर चले जाते हैं। जाने से पहले सारी रिकॉर्डिंग को डिलीट कर देता है। इधर होटल के उस रूम में माहौल बहुत खराब था। जियान बाकी के मेंबर्स पर चिल्लाए जा रहा था और वो लोग अपना सर नीचे करके खड़े थे। जियान, मुझे कुछ नहीं पता, कैसे भी करके पता लगाओ, कैसे किसी ने हमारे इतने जाबाज लड़कों को मार दिया और उनकी डेड बॉडी को हमारे ठिकाने पर पहुंचाओ। जैसे ही मुझे पता लगा कि ये किसने किया है, मैं उसका और उसके परिवार का इस दुनिया से ही नामो निशान मिटा दूंगा। अब रूम में केवल वो ही बचता है, बाकी के लोग अपने अपने काम को अंजाम देने निकल जाते हैं। आज शिवराज जी, कंचन जी, विराज जी, विनीता जी और साथ में विवान जैसलमेर के लिए रवाना हो जाते हैं। वनराज जी, नंदिनी जी और वान्या भी अपने पर्सनल जेट से जैसलमेर के लिए रवाना हो जाते हैं। वनराज जी ने ठाकुर पैलेस और जहां गायत्री को रखा हुआ था वहां की सिक्योरिटी और टाइट कर देते हैं। उनका असिस्टेंट रवि ते सब संभाल रहा था। सभी जैसलमेर पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट डे पार्टी थी तो गेस्ट भी आने लग गए थे। सभी गेस्ट को 5 स्टार होटल्स में ठहराया गया। महल में सिर्फ शिवेन जी के परिवार के साथ वनराज जी की फैमिली रुकी थी। शिवेन जी का परिवार बड़ा था, उनके 2 भाइयों का भी परिवार आया हुआ था। हुकुमसा शिवेन जी थे, उनके बाद शिवराज जी और अब विवान बनेगा, तो इस हिसाब से महल पर पूरा अधिकार उनका ही था। उनके 2 छोटे भाइयों को अलग अलग छोटी रियासतें दे दी गई थी। इससे उन्हें या उनके बच्चों को कोई आपत्ति नहीं थी। आज सभी बड़े ही हर्षो उल्लास के साथ खुशी मनाने को इकट्ठे हुए थे। सभी एक दूसरे से मिल रहे थे। बातों के साथ ही आज का लंच और डिनर पूरा हुआ। सभी नंदिनी जी को देखकर खुश थे। उन सभी को बस यही बताया गया कि जब नंदिनी जी का एक्सीडेंट हुआ था तब वे कोमा में चली गई और जब होश आया उस वक्त उनकी याददाश्त नहीं थी। वो इतने साल एक सज्जन परिवार के साथ रह रही थी। जब नंदिनी जी को सब याद आया तब वे ही लोग जिन्हें ये भाई भाभी कहती थी लेकर आए थे। उन सभी को ये सब सुनकर बहुत दुख हुआ, पर कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। बस यही सोचकर सबने भगवान का शुक्रिया अदा किया। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की। चैप्टर 83। आगे समय थोड़ा भारी है। सभी हॉल में बैठे थे, नंदिनी जी की तबीयत के बारे में पूछ रहे थे। उस वक्त शिवेन जी कहते हैं, आप सभी को अब सोने जाना चाहिए। कल सुबह जल्दी पहले कुलदेवी माँ के मंदिर जाना है, वहां से आकर ही नाश्ता होगा। उसके पहले कोई कुछ भी नहीं खा सकता है। उनकी बात मान सभी अपने अपने रूम में चले गए
विवान और वान्या का रूम पास ही था। ये वो फ्लोर था जहाँ सब बच्चों के रूम थे, पर विवान का रूम सबसे लास्ट में था। सुबह सुबह सभी रेडी हो चुके थे। पहले डिसाइड हुआ था कि एक मिनी बस से जाएंगे, पर दादिसा की अजीब सी सोच कि ऐसे कई बार हादसे हो जाते हैं जब सब मन्नत या दर्शन को एक साथ जाते हैं। तो फाइनल हुआ कि सभी अपनी अपनी कार से ही जाएंगे। शाम को पार्टी थी तो वापस जल्दी भी आना था। वान्या वनराज जी की कार में बैठने वाली थी कि विवान जट से आकर कहता है, डैड आप और मोम जाए, वान्या हमारे साथ आ जाएगी। वनराज जी भी हाँ बोल देते हैं। सब रवाना हो जाते हैं। साथ में गार्ड्स की 4 गाड़ियां अलग से रवाना होती है। विवान की कार वो खुद ड्राइव कर रहा था। एज यूजुअल वान्या का हाथ गियर पर रखा हुआ था। वान्या को कहीं ना कहीं थोड़ी शर्म भी आ रही थी। शर्म से उसका चेहरा लाल हो रखा था, जिसे देख विवान कहता है, रानी साहिबा अभी तक तो हमने कुछ किया भी नहीं है, केवल आपका हाथ अपने हाथ में लिया है, उसी में आप शर्मा कर लाल हो गई तो इससे ज्यादा हमारे बीच होगा तब आप क्या करेगी। विवान की बात सुन वान्या कहती है, राजा साहब हमें शर्म इस बात पर आ रही है, सब बड़ों के सामने हम आपके साथ ही अकेले कार में जा रहे हैं। ओह, हम भी पता नहीं क्या सोच रहे हैं। मतलब आपको हाथ पकड़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आगे भी जब हमारे बीच कुछ होगा उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब आदत डल लीजिए यूँ हमारे साथ अकेले आने जाने की। वैसे भी अब हमारा रोका हो चुका है, आप हमसे जुड़ चुकी है। ऐसे ही बातें करते हुए सभी मंदिर पहुंच जाते हैं। कुलदेवी का ये मंदिर बरसों पुराना था। राठौर परिवार ही इस मंदिर की देखभाल करता है। सभी मंदिर की ओर बढ़ जाते हैं। योगिता और उसकी कजिन खुशी और धरा तो मंदिर के आसपास की सुंदरता देख मोहित हो रहे थे। योगिता, दादिसा ये कितनी खूबसूरत जगह है, हम तो यहाँ पहली बार आए हैं, पर अब ऐसा लगता है हम सभी को हर साल आना चाहिए। आरव और गार्वित भी उनके पास आ जाते हैं। उन लोगों को भी ये जगह बहुत सुंदर लग रही थी। मंदिर में कंचन जी और विनीता जी माता की पूजा और सुहाग का सामान अर्पण करने के लिए पंडित जी को देती है। तभी वहाँ एक महात्मा आते हैं और कहते हैं, कुलदेवी को चढ़ावा होने वाली हुकुम रनिसा के हाथ से चढ़ाए, साथ में हुकुम सा भी हो। उनकी ये बात सुन शिवेन जी के दोनों भाई शिवेन जी को देखते हुए कहते हैं, भाई सा कौन है हमारी होने वाली हुकुम रानी। महात्मा जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, आगे आइए हुकुम और हुकुम रानी माँ को भेंट चढ़ाकर आशीर्वाद ले। वान्या और विवान आगे आते हैं। कंचन जी और विनीता जी भेंट का थाल विवान और वान्या को दे देते हैं। वे दोनों बड़े मन से माँ को भेंट चढ़ाते हैं। फिर महात्मा जी का भी आशीर्वाद लेते हैं। महात्मा जी, बहुत इंतजार करवाया आपने हुकुम रानी, आप दोनों का साथ जन्मों जन्म का है, इसे कोई अलग नहीं कर सकता है। फिर वान्या के सर पर हाथ रखकर कहते हैं, वैसे भी आपको इनके लिए विवान की तरफ इशारा करके वापस आना पड़ा। आने वाला समय आपके लिए थोड़ा भारी है। विवान की तरफ देखकर कहते हैं, आप इनका विशेष ध्यान रखिएगा, जो होता है अच्छे के लिए हित है, तो इसमें भी कुछ अच्छाई ही छिपी होगी। बस एक दूसरे का साथ किसी भी परिस्थिति में मत छोड़िएगा। वैसे हुकुम सा तो जन्मों जन्म तक साथ नहीं छोड़ेंगे। फिर बाकी सब भी उन्हें प्रणाम करते हैं। थोड़ी देर समय व्यतीत कर महल आ जाते हैं। सभी के चेहरे थोड़े उतरे हुए थे, पर कोई कुछ नहीं बोलता है। फ्रेश होकर नाश्ता करते हैं। प्रिया अपने माँ पापा के साथ शाम को आने वाली थी। सानाया अपने फैमिली के साथ होटल में थी। वो अपनी मोम से कहती है, मोम हम महल में क्यों नहीं रुके। उसकी मोम कहती है, बेटा वहाँ सिर्फ फैमिली मेंबर्स ही रुक सकते हैं, हम वहाँ शाम को पार्टी में चलेंगे। तो ठीक है मोम, पार्टी के बाद हम वहीं रुक जाएंगे। सनाया कुछ सोचते हुए अपनी मोम से कहती है, महल में भी पार्टी की सारी तैयारियां हो गई थी। बाकी के मेंबर्स जिन्हें आज ही विवान और वन्य के बारे में पता चला, वे भी खुश थे। आखिर हुकुमसा की गद्दी पर बैठने से पहले विवान की शादी होना जरूरी थी। अब सब सुबह वान्या की बात भूल चुके थे या भूलने की कोशिश कर रहे थे, पर विवान, वनराज जी और नंदिनी जी बहुत टेंशन में थे। विवान तो अब वान्या को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। वान्या ने सभी को टेंशन फ्री होकर पार्टी एंजॉय करने का बोला और भगवान पर विश्वास रखने को कहा। सब रेडी हो जाते हैं। आज सभी कपल मैचिंग में थे। वनराज और नंदिनी जी ने एक दूसरे से मैच करते हुए लाइट पिंक कलर के कपड़े पहने थे। अब कल होगी पार्टी। वान्या और विवान का हल्का फुल्का रोमांस। पढ़कर कमेंट्स तो दीजिए। चैप्टर 84 अगले हुकुम सा। वान्या जब रेडी होकर नीचे आती है तो सब उसे देखने लग जाते हैं। वो लग ही इतनी ब्यूटीफुल रही थी। वान्या ने रॉयल ब्लू कलर का गाउन पहना था, उस पर डायमंड वर्क किया हुआ था।
विवान ने भी उसकी मैचिंग कलर में रॉयल ब्लू कलर का जोधपुरी सूट पहना था। दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे थे। पार्टी महल के रॉयल गार्डन में ही थी। गार्डन को डेकोरेट इस तरह से किया गया था कि गार्डन का राजसी लुक और उसके साथ वेस्टर्न लुक भी दिया गया था। पार्टी में गेस्ट आने शुरू हो गए थे। कई कंपनीज के सीईओ के साथ उनकी फैमिली भी आई थी। उनकी पत्नियां और बच्चे तो गार्डन का राजसी लुक देख सेल्फी और फोटो क्लिक करने लगे। सबसे अलग इस पार्टी में ये था कि शराब बिल्कुल नहीं रखी गई, जिससे लेडीज और बच्चे अच्छे से एंजॉय कर सके। प्रिया अपने पापा मम्मी के साथ आई थी। वैसे तो वो इस महल में पहले भी आ चुकी है, पर आज महल की चकाचौंध देखकर उसकी पलकें ही नहीं झपक रही थी। वो अपनी मोम वीना से कहती है, मोम आप कुछ भी चक्कर चला कर मेरी शादी विवान से करवा दीजिए तो ये महल, यहाँ का ऐशो आराम सब मुझे मिलेगा, साथ में हुक्मरानी की उपाधि भी। वीना, अरे बेटा मैं कोशिश तो बहुत कर रही हूँ। मैंने सोचा वो विनीता हमारा साथ देगी, लेकिन वो तो खुद नहीं चाहती है कि तुम्हारी शादी विवान से हो। वो तो तुम्हें मुंबई में अपने घर भी नहीं रखना चाहती है। प्रिया, मोम एक बार विवान मेरे कब्जे में आ जाए, सबसे पहले इस विनीता का पत्ता साफ करूंगी। अपने आप को बहुत होशियार समझती है। देखना मोम मैं बहुत जल्दी विवान को अपने प्यार में प्यार में पागल कर दूंगी। राठौर फैमिली और ठाकुर फैमिली के सभी सदस्य आ चुके थे और सभी जोड़ों में ही खड़े थे। मीडिया भी सबके पिक्चर ले रही थी। शिवेन जी स्टेज से अनाउंसमेंट करते हैं, आप सभी का यहाँ आकर पार्टी की शोभा बढ़ाने के लिए हम दिल से शुक्रिया करते हैं। आज की पार्टी हमने हमारे बड़े पोते विवान शिवराज सिंह राठौर के अगले हुक्म सा बनने पर दी गई है। ये जल्द ही अपनी शादी के बाद अपना कार्यभार संभालेंगे। उनकी बात पूरी होते ही सभी तालियां बजाते हैं और इसी के साथ पार्टी स्टार्ट हो जाती है। विवान स्टेज पर शिवेन जी और शिवराज जी के पास आकर खड़ा हो जाता है। विवान के हैंडसम रूप को देख लड़कियां वहां आई कई मैरिड औरतें भी विवान को देख आहें भरने लगी। इस पार्टी में निखिल वान्या का क्लास मॉनिटर और क्लासमेट अवनी भी आई हुई थी। विवान कई बिजनेस पार्टनर से मिल रहा था। आज चैप्टर तो बड़ा देना था, पर इतने कम लाइक्स और कमेंट्स देखकर मन थोड़ा दुखी हो जाता है। चैप्टर 85, अभी हम जिंदा हैं। पार्टी अच्छी तरह चल रही थी। आए हुए गेस्ट पार्टी का मजा ले रहे थे। कई सेलिब्रिटीज पॉलिटिशियन भी आए हुए थे। घर के बुजुर्ग वही साइड में लगे सोफे पर बैठे थे। आए हुए गेस्ट से बातचीत कर रहे थे। वनराज जी और नंदिनी जी शिवराज जी और कंचन जी के साथ खड़े थे। विनीता जी बेचारी वीना जी से परेशान थी। वो अब भी विवान और प्रिया की शादी कराने के लिए उसका सर खा रही थी। विनीता जी अब थक चुकी थी। अपनी भाभी को समझाते हुए तो उन्होंने अपने मोबाइल से किसी को मैसेज कर दिया। वीना जी और विनीता जी गार्डन के दूसरी साइड खड़े थे। प्रिया भी वही आ जाती है। वो कहती है, बुआ आप अपनी इकलौती भतीजी के लिए इतना भी नहीं कर सकती है। मैंने आपसे मांगा भी ऐसा क्या है जो आप नहीं दे सकती है। यही तो बोला आपसे कि मेरी शादी विवान से करा दीजिए। वो आपकी बात मानता है तो आप आराम से ये काम कर सकती है, पर आप तो चाहती ही नहीं है कि मैं उस घर की बहू और विवान की पत्नी बनूं। तभी आपने कभी मेरे रिश्ते की बात की ही नहीं तो आप दादाजी और दादी जी से बोल सकती थी। अगर उन दोनों को आप मना लेती तो विवान कभी उनकी बात को मना नहीं करता और मेरी शादी अभी तक विवान से फिक्स हो जाती। विनीता जो उन दोनों माँ बेटी की बातों से परेशान होकर कहती है, भाभी आप यहाँ पार्टी में आए तो एंजॉय कीजिए और हमें भी करने दीजिए। और एक बार क्या कई बार हमने आपको बता दिया है कि विवान ने अपने लिए पहले ही लड़की पसंद कर ली है, तो आप दोनों समझ क्यों नहीं रहे हैं? बार बार हमें परेशान कर रहे हैं। अरे भैया ने हमें पढ़ाया लिखाया, हमारी शादी की तो एक पिता का उन्होंने फर्ज निभाया। हमने कभी उनसे कुछ नहीं मांगा और न ही कभी कुछ मांगेंगे। हमारे भाई हमारे लिए हमारे माँ बाप की जगह है। वो घर हमारे माँ पापा का घर है, पर अब आपने हमें वहाँ आने से मना कर दिया है तो अब हम कभी नहीं आएंगे। लेकिन हमारे न आने का कारण आप बता दीजिएगा कि आपने ही हमें अपने भाई के घर आने से मना कर दिया है क्योंकि हमने प्रिया की शादी विवान से हो ये बात नहीं की। इतना कहकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहां से जाने के लिए मुड़ जाती है। विनीता जैसे ही मुड़ती है, सामने उसके बड़े भाई और उनके पीछे विराज जी खड़े थे। उन दोनों वो सारी बातें सुन ली थी जो अभी थोड़ी देर पहले विनीता जी और वीना जी के बीच हो रही थी। वो अपनी पत्नी वीना से कहते हैं, तुम्हारी इतनी औकात है जो तुम मेरी बहन को उसके ही घर आने से मना कर सको। मेरी गलती है कि मैंने तुम माँ बेटी को बहुत छूट दे दी।
तभी तुम खुद फैसले लेने लगी हो। आज मैं ये किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। वो अपनी जेब से कुछ पेपर निकाल कर विनीता जी को देते हुए कहते हैं, छोटी। वो प्यार से अपनी बहन को छोटी कहते थे। हमने अपनी सारी प्रॉपर्टी, घर, बिजनेस सब आपके नाम कर दिया है। बाबा सा तो हम दोनों में सब कुछ आधा आधा बांट कर गए थे, लेकिन आपने अपने हिस्से को भी हमारे नाम कर दिया था। देखा आपने उसका नतीजा। वीणा जी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, इस औरत ने तुमसे तुम्हारा मायका ही छीन लिया। अभी तो हम जिंदा है तब भी ये औरत ऐसा कर रही है, तो अगर किसी दिन हम ना रहे तो ये क्या करेगी। इसीलिए हमने ये फैसला लिया है, इस बार तुम कुछ नहीं बोलोगी, बस अपने बड़े भाई का आशीर्वाद समझकर रख लो। फिर वो विराज जिनके आगे हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहते हैं, कंवर साहब, हम हाथ जोड़कर आपसे अपनी पत्नी और बेटी के किए बुरे बर्ताव की माफी मांगते हैं। विराज जी एक नज़र वीणा जी को देखते हुए कहते हैं, आप माफी मत मांगिए, गलती आपकी नहीं है। वो क्या है ना, आपकी पत्नी एक गरीब घर से आई है और इतनी संपत्ति अपने पिता के घर देखी नहीं। वो क्या है ना, आपकी पत्नी एक गरीब घर से आई है और इतनी संपत्ति अपने पिता के घर देखी नहीं, तो आपके घर देखकर पागल हो गई है। इन्हें अब और ज्यादा का लालच आ रहा है, पर इसी लालच में इन्होंने जो था वो भी खो दिया। वीणा को अपने पति पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो बहुत गुस्से वाले थे, जिससे माँ बेटी कभी भी अपना मुंह उनके सामने नहीं खोल सकती थी। वो अभी बोल ही रहे थे कि पीछे से योगिता की आवाज़ आती है, मोम डैड आप यहाँ हैं, और बड़ी मोम कभी से आपके बारे में पूछ रही है। चलिए आप और डैड आप भी। ऐसे ही विराज जी और विनीता जी वहाँ से चले जाते हैं। उनके पीछे विनीता जी के बारे भाई एक टेडी नज़र अपनी पत्नी और बेटी पर डाल वहाँ से चले जाते हैं। स्टेज पर आरव माइक लिए हाथ में आता है और कहता है, उद्धरण चिन्ह। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, पार्टी में कुछ डांस म्यूजिक ना हो तो मज़ा नहीं आता है, इसलिए सभी कपल से जो डांस करने में इंटरेस्टेड है, प्लीज कम ऑन दिस स्टेज एंड लेट्स डांस। इसी के साथ म्यूजिक ऑन हो जाता है, सारे कपल डांस करने लग जाते हैं। पार्टी का रूप अलग ही निखर जाता है। वान्या योगिता के साथ खड़ी थी। इन 2 दिनों में दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई थी। निखिल और अवनी भी वही आ जाते हैं। अवनी वान्या को तिरछी नजरों से देख रही थी। वो वान्या की सुंदरता से जल रही थी, जो वान्या को भी समझ आ रहा था। वही विवान आ जाता है। अवनी और निखिल दोनों विवान को ग्रीट करते हैं। विवान वान्या को आंखों से कुछ इशारा करता है। वान्या से न का इशारा करती है। विवान वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद वान्या वॉशरूम का बोल वहां से निकल गार्डन के पूल एरिया में आ जाती है। प्लीज पढ़कर कमेंट्स कीजिए।